हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, आज हम आपको क्लास 11 फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ किस किस तरह से होते हैं, उनके क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्राफ का पहला पॉइंट पढ़ने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी होता है, और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो डी वी अपान डी टी होता है। मतलब ए बार क्या है, यह है एवरेज एक्सेलरेशन। और ये क्या है बच्चों, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पे बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। हमने आपको बताया था एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, तो जब इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, और डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कब लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ए वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, और जो रिटार्डेशन लिखा जाएगा, रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन का मतलब होगा डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो रिटार्डेशन कहाँ पे लगेगा? तो जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अब बच्चों, रिटार्डेशन क्या होता है समझ के, ये भी एक एक्सेलरेशन ही है, लेकिन क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है। और रिटार्डेशन में निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन को निगेटिव में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम अपना पहला ग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों कि पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन बनाते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम बनाते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब एक्सेलरेशन ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट जा रहे हैं से 90 डिग्री पे, एक्सेलरेशन से 90 डिग्री पे से स्ट्रेट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ना तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और ना एक्सेलरेशन घट रहा है। तो बच्चों, ये कैसा मोशन हो गया? ये हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव्स, ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसे मूव करता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात कीजिए आप कि इसका एरिया क्या बताएगा, तो देखिए ये जैसे मान लें कि हम डेल्टा टी टाइम इंटरवल में बात करते हैं। भाई यहाँ टाइम मान लो t1, यहाँ का टाइम t2, तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1, या हम इसको किससे लिख सकते हैं, डेल्टा टी से। एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस जगह पे कितना है, a है। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, सोचिए, एरिया ऑफ AT करो तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ AT कर्व एट t एक्सिस, टाइम एक्सिस पे एरिया कितना आएगा, सोचो बच्चों, ये आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है
ए, और ब्रेथ कितनी है डेल्टा टी। तो ये आ गया ए डेल्टा टी। बट बच्चों हमने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है ए इंटू डेल्टा टी। अगर इस रिलेशन को और इस रिलेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको यहां से मिल जाएगा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। So we can say that the area of AT curve at t axis is always represents the change in velocity। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा भी खींच दिया जाए, मान लीजिए हम ऐसा ग्राफ खींच दें एक, ठीक है, ऐसा कुछ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, बट यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। इसमें भी जो एरिया आएगा एटी कर्व का, कहीं भी निकाल दो एरिया, वो किसके बराबर होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको अगर कभी रिटार्डेशन का ग्राफ बनाना पड़ जाए तो कैसा बनाएंगे, सोचिए। अगर आप तीसरा ग्राफ बनाते हैं फॉर रिटार्डेशन तो कैसा बनेगा, तो देखिए रिटार्डेशन के लिए क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है वो निगेटिव में होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, टाइम और एक्सेलरेशन। तो ये माइनस का एक्सेलरेशन है ना, ये क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन। भाई ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। सो दिस इज द कर्व फॉर द रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। कांस्टेंट ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसमें लगातार उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का एग्जांपल, जैसे हम कोई बॉडी थ्रो करते हैं तो जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो स्मॉल जी इसको रोकता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसको रोकता है, लेकिन उसकी वैल्यू तो सेम रहती है नॉर्मल मोशन के लिए जो हम बात करते हैं। तो इन सब में क्या होता है, स्मॉल जी पहले रिटार्डेशन काम करता है, मतलब पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, और जब वही ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब नीचे आता है तो उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता होगा। तो फिक्स वैल्यू से उसको क्या करता है, नीचे की तरफ इंक्रीज करते हुए उसकी वेलोसिटी मिलाता है एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तब तक ऐसा ग्राफ बनता है एक्सेलरेशन टाइम का, और जब नीचे आता है तो ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम बना के देख लेते हैं, बाकी आप इसको इस ग्राफ को नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वी थ्रू अ बॉल टुवर्ड्स अपवर्ड, बॉल राइज टू इट्स मैक्सिमम हाइट, आफ्टर देन इट फॉल्स डाउन, देन ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर होल मोशन। किसी बॉल को मैंने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी थ्रो कर दिया,
वो ऊपर गई, तुमको पता है जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वैसे उससे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नीचे आने पे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और फाइनल वेलोसिटी वही हो जाएगी जो कि इनिशियल थी, क्योंकि सेम हाइट पे वो चीज़ गिर रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताइए। तो बच्चों सीधी सी बात है, जब बॉडी पहले ऊपर की तरफ जाती है तो उस पर कौन सा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है, जो कि उसको स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। मतलब जी पहले एज ए रिटार्डेशन ट्रीट होता है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो बच्चों तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इधर हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, इधर हम टाइम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक मान लो कि ये बॉडी t1 टाइम तक ऊपर उठती है, उसके बाद ये फिर t1 टाइम वो नीचे आने में लगेगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो जितना टाइम उसको ऊपर तक जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। कब, जब प्रोजेक्शन पॉइंट और कैचिंग पॉइंट दोनों सेम हाइट पे हों तब। ठीक है, इसका मतलब जब थ्रो करेंगे तो जितनी वेलोसिटी जाएगी लौट के जब उसी जगह पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी भी उतनी हो जाएगी। जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो अगर t1 टाइम जाने में लगा है तो t1 टाइम ही वापस आने में लगेगा। लेकिन जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक इसमें एक्सेलरेशन कैसा वर्क करेगा, रिटार्डेशन का करेगा, मतलब माइनस ही। यही चीज जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये जो एक्सेलरेशन है ये उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। वेलोसिटी को बढ़ाएगा मतलब ये प्लस जी लग जाएगा। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव ट्रीट होगा, जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ट्रीट होगा। इसका मतलब पहले ऊपर जाने का बनेगा t = 0 से, ये ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि a = -g। और ये t1 टाइम तक ऐसे रहेगा, मतलब ये टाइम कितना हो गया यहाँ पे t1। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगा तो a = क्या हो गया, +g हो गया। तो ये कर्व ऐसा बन गया। ये भी कहाँ तक जाएगा, ये भी t1 टाइम और आगे तक जाएगा, मतलब ये टाइम हो जाएगा t1 + t1 यानी कि 2t1। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये a = +c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a = -c, यहाँ पे एक्सेलरेशन a = +c, और इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। ये टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ हो गया कि अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और फिर वो वापस आती है तो इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि A particle starts from rest. Its acceleration a versus time t graph is shown in the figure. The maximum speed attained by the particle is a 55 meter per second, b 110 meter per second, c 550 meter per second, d 660 meter per second। हमको दिया है कि ये एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है बताओ, 0। उस बॉडी की जब भाई रेस्ट से शुरू करेगी तो रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब कह रहे हैं कि इस इंटरवल में, मतलब ये 11 सेकंड में वो बॉडी कितना वेलोसिटी गेन कर लेगी, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी। तो सीधी सी बात है कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो किसी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज करोगे वही तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। भाई अगर किसी की वेलोसिटी 0 है, आपने उसको 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि पहले से कुछ थी ही नहीं। भाई अगर पहले से कुछ होती तो जोड़ देते चेंज वाले में, लेकिन जब पहले से कोई वेलोसिटी नहीं, इसका मतलब जो दी गई जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वही उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी
इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वाली वेलोसिटी तो क्या है, 0, तो चेंज इन वेलोसिटी ही तो फाइनल वेलोसिटी होगी और यही मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी इस केस के लिए। अब भाई यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकल सकता है, तो मैंने क्या बताया, AT ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ AT कर्व एट टाइम एक्सिस। कहाँ पे, टाइम एक्सिस पे। तो ये कितना आएगा सोचो, चेंज इन वेलोसिटी, यही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, चाहे मैक्सिमम वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हैं, क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 11, हाइट कितना है 10, तो क्या आएगा हाफ, ये इससे कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो ये बचेगा हमारे पास 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी 55 मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। यही उसकी क्या होगी बच्चों, ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों। तो बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि द वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a straight line is shown in the adjoining figure. Which one of the following acceleration distance graphs corresponds to the given velocity distance graph? Okay. तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्स यानी कि डिस्टेंस के बीच का ग्राफ दिया है और आपको एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का ग्राफ खींचना है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमको ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों। स्लोप का मतलब क्या होता था, tan थीटा, मतलब यहां से जब देखते थे तो स्लोप क्या निकलता था, यहां पे स्लोप होता था tan थीटा। लेकिन यहां पे देखेंगे अगर ये वाला एंगल निकालना चाहें तो बहुत जल्दी निकल सकता है, इसको O कह दें, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं tan 180 माइनस फाई। क्यों, क्योंकि देखिए थीटा प्लस फाई किसके बराबर है, 180 के। तो बच्चों अगर यहां से थीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा, 180 माइनस फाई, वो मैंने पुट कर दिया। यानी कि इस जगह पे जो स्लोप निकलेगा वो किसके बराबर होगा, वो माइनस tan फाई के बराबर होगा। और tan फाई कितना है बच्चों, देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो आ जाएगा V0 अपान x0, वो भी कैसा, माइनस का। ये आया स्लोप। तो बच्चों याद होगा आप लोग स्लोप को m से भी लिखते थे, यानी कि ये m हो गया माइनस का V0 अपान x0। अब जरा याद कीजिए, तो बच्चों अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखा जाए तो बच्चों ये स्लोप आ गया m इक्वल टू माइनस V0 अपान x0। अब अगर मैं बात करूं इस लाइन को मैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखूं तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बन सकता है। तो जैसे कोई स्ट्रेट लाइन y और x में होती थी तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आता था, उसका इक्वेशन आता था y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पे y की जगह क्या है v, x की जगह क्या है x। सबसे बड़ी बात है जो y इज इक्वल टू mx प्लस c में होता था तो c होता था कि वो लाइन x एक्सिस पे कहां कट y एक्सिस पे कहां कट कर रही थी। जो c था वो क्या था कि ये लाइन y एक्सिस पे कितना ये कट कर रही थी, कितनी डिस्टेंस पर, ये होता था c। तो यहां पर c की जगह तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे इक्वेशन बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v की, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो v इज इक्वल टू m
एक्स प्लस सी, सी की जगह ये डिस्टेंस, ये आ जाएगा वी नॉट। ठीक है, या प्लस सी ही लिख दो पहले। अब देखो तो v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का वी नॉट अपान एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी, सी की जगह कितना आ गया, वी नॉट आ गया। ये तो वेलोसिटी आ गई। हमको बच्चों चाहिए एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की इक्वेशन। तो वेलोसिटी को अब हम एक्सेलरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होगा a इक्वल टू क्या होता है, dv अपान dt। a इक्वल टू क्या होता है, dv अपान dt। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, d अपान dt ऑफ v। तो v की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है, माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट इंटू एक्स, ठीक है, प्लस v नॉट। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू बच्चों आएगी a इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट। देखो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो क्या बचेगा, ये बचेगा dx अपान dt। ठीक है, और यहां पे प्लस का बचेगा d अपान dt ऑफ v नॉट। तो देखिए v नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचा माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट और इंटू dx अपान dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो बच्चों a इज इक्वल टू बनेगा माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट इंटू वी। तो v की वैल्यू क्या है, यहां से पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, ये देखिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का v नॉट अपान एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस का v नॉट स्क्वायर अपान एक्स। ये बचा माइनस का v नॉट स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है बच्चों, यहां से अगर आप देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन के कर्व का, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव रहना है। ये m डैश स्लोप मान लो, ये स्लोप है m डैश एक्स, और माइनस का ये c है, जहां पर c की वैल्यू दी हमको v नॉट स्क्वायर अपान एक्स नॉट। मतलब अगर c को पॉजिटिव ले लो तो ये वैल्यू माइनस में ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, और जो इंटरसेक्शन होगा y एक्सिस पे जो कट करेगा वो निगेटिव में करेगा। यहाँ पे y एक्सिस पे जो कट करने वाला पॉइंट निकल रहा है वो कहाँ निगेटिव में डिस्टेंस निकल रही। तो ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप पॉजिटिव, देखो इसका स्लोप निगेटिव है, देखो ऐसे ही स्लोप है ना, और ये स्लोप कैसा आया था, निगेटिव, तो ये स्लोप निगेटिव है, तो ये वाला कर्व तो हो नहीं सकता। इसका बच्चों स्लोप पॉजिटिव है, और जो y एक्सिस का इंटरसेक्शन है वो भी निगेटिव में है, तो यही कर्व हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी ये वाला तो सिंपल सी बात है, गलत निकल रहा। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये चीज भी नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ विल बी दिस। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, या पॉज करके स्क्रीन नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।